जिंदगी की नई पाठशाला। जोहार बच्चों, मैं विवेक कुमार, परीक्षमान उप समाहर्ता, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। आज इस कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है कि जोहार पाठशाला के थ्रू ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे जीवन के बहुमूल्य चीज़ों से अवगत कराऊं ताकि आपके आने वाले जीवन में आपको अनेक सफलताएं, जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कुंजी आपको मिले। अपने बारे में मैं शुरू करूंगा और उससे पहले मैं एक दो लाइन कहना चाहूँगा, दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब तक आप घिसोगे नहीं, तब तक आप कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं एक छोटे से गांव पोखराहा खुर्द, जो पलामू जिले में पड़ता है, उससे बिलोंग करता हूँ। शुरुआत की शिक्षा दीक्षा मेरी जमशेदपुर से हुई है। मैट्रिक करने के पश्चात जनरली हम अपने समाज में ये देखते हैं कि क्या करना है भविष्य में, ये आपको पता नहीं होता। आपके परिवार वाले, जो आपके पड़ोस में जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के थ्रू आपके पिता या आपके माता कहेंगे कि बेटा इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या ग्रेजुएशन कर लो, आगे नौकरी करनी होगी, सरकारी नौकरी कर लो या किसी निजी क्षेत्र में काम कर लो। वैसा ही कुछ मेरे साथ था। मैं एक जॉइंट परिवार से बिलोंग करता हूँ और आप जॉइंट परिवार में ये देखेंगे कि किसी एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हम 5 भाई थे तो सभी पे बराबर का ध्यान देना, इस वजह से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान नहीं होने की वजह से कौन किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, ये आप सही तरीके से चयन नहीं कर पाते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। शुरुआत में मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था। परंतु पड़ोस में कुछ दोस्त मित्र इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके थे और इस वजह से मुझे भी उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसी तरह मैंने इंजीनियरिंग का कंपटीशन फेस किया और इस तरीके से मैंने फेस किया कि ऑल इंडिया रैंक मेरी इतनी अच्छी थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे 4 साल तक स्कॉलरशिप में ही पढ़ाया गया। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पूरा करने के पश्चात मेरी प्लेसमेंट नोकिया सीमेंस में हुई। 1 वर्ष वहाँ काम करने के पश्चात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा भविष्य कहाँ है, मैं किस क्षेत्र में जाऊँ। ये ऐसा मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था। दिल्ली में रहने के दौरान, जब मैं नोकिया सीमेंस में काम कर रहा था, तो दिल्ली में रहने के दौरान मैंने कुछ सीनियर्स के मुलाकात की और उनके संपर्क में आने के पश्चात जब मुझे पता चला कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा रुझान थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा और मैं ये सोचने लगा कि क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करूं या ना करूं। इसी आहो-पोह में पढ़ने के पश्चात कुछ समय बिताने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। परंतु मैं अपने प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी थी उसे मैं छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिता रिटायर हो चुके थे और घर चलाने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो मैं इसी असमंजस में था कि क्या करूं, नौकरी छोड़ूं या नौकरी में रह के तैयारी करूं, या किसी तरीके से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर मैं कुछ अपने सीनियर्स से कंसल्ट में आया। सीनियर्स ने कहा कि अगर आप सिविल सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को छोड़कर आपको पूरे मन से इसमें तैयारी करनी होगी। मुझे भी लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं और इसी असमंजस में मैंने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ी और मैं तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लग गया। परंतु तब भी मेरा रुझान उस सेवा में नहीं आया कि क्या मैं किस लिए कर रहा हूँ। उसी समय मैं अपने नानी के यहाँ गया, जो पास के ही गांव में रहती थी, पलामू जिले में ही है, और उन्हें वृद्धा पेंशन योजना
उन्हें मिलता था। जब मैं वहाँ मौजूद था तो मैंने देखा एक प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ पर उस गांव के जितने भी वृद्ध महिलाएं थीं और उन्हें वो पेंशन योजना बांट रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे समाज में उन लोगों के लिए बनी हुई हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से समय लेके उनसे मैंने बात की कि सर मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी काम है, आपको मतलब ये कैसा क्षेत्र है, मैं इसमें आके क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई वहाँ कि सिविल सर्विसेज वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप आकर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपको वो सारी शक्तियाँ प्राप्त रहती है जिसे प्राप्त करके आप वो हर संभव काम कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को या समाज के उस तबके को जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उन्हें दिला सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मेरे अंदर ये पहुंचा और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। परंतु आर्थिक स्थिति ठीक घर की नहीं होने की वजह से मैंने उससे पहले बैंक की नौकरी की, बैंक में मैंने अपना सेवा दिया है, फिर मैंने एसएससी में भी अपना सेवा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में मैं मुंगेर में पदस्थापित था और इस सेवा में आने के पहले, प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर में आने से पहले मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सचिवालय सेवा में था। तो ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया, इसके पीछे सुनाने का मेरा मकसद ये है कि इतने संघर्ष करने के बाद ही आपको या किस सेवा में आपको जाना है, किस लिए जाना है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? चूंकि मैं सिविल सर्विसेज पास करके आया हूं, इसलिए मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं। और सफलता सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए सिविल सर्विसेज है, लेकिन अगर मैं हर तबके की बात करूं, जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए होमवर्क करना उसके लिए सफलता है। कल क्लास में प्रेजेंट होना, क्लास वर्क करना, ये उसके लिए सफलता है। क्लास में टॉप करना, ये उसके लिए सफलता है। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो एक अच्छा नौकरी प्राप्त करना, एक अच्छा पैकेज सैलरी प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त करना, ये उनके लिए एक सफलता है। अगर मैं एक महिला की बात करूं जो गृहिणी है, तो बच्चे का परवरिश कैसे हो, घर कैसे चले, ये उनके लिए सफलता है। तो सफलता सबके लिए अलग अलग हो सकती है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की क्षेत्र हो, चाहे वो निजी नौकरी की क्षेत्र हो। सफलता अलग अलग है और सफलता की कुंजी भी सबके लिए अलग अलग है। इंजीनियरिंग करने के बाद, जो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में आना, जिसमें कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ पेपर हैं, सोशल्स पेपर हैं, उसमें पारंगत हासिल करके और इस सेवा में खुद को पास करना और इस सेवा को प्राप्त करना, ये खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा थॉमस अल्वा एडिसन का। जब उनसे पूछा गया कि आपको 1001 मौका लग गया ये पता करने के लिए कि बल्ब का निर्माण कैसे होता है, तो बहुत ही सुंदर जवाब उन्होंने दिया कि मुझे 1001 तरीका पता चल गया कि इस तरह बल्ब नहीं बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है और पॉजिटिव थिंकिंग से ही आप सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हो। मैं अपने पिता द्वारा कुछ शब्द हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्किंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। हार्ड वर्किंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ लाइफ ऑफ एनी पर्सन। फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। मतलब कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो तो कड़ी परिश्रम, आपकी धैर्य और आपका मेहनत ही आपको उसमें सफलता दिला सकता है। इससे अगर मैं आगे बढ़ूं कि इस सेवा में आने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे प्रथम मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले एक कारण ढूंढो कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हो और आप उसे अपना पैशन बनाओ। पैशन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अपनी डिजायर बनाओ, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और उसे अपना इच्छा बनाओ। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
एक लड़का है, वो फुटबॉल अच्छा खेलता है और उसके कोच जो है वो उसे एक अच्छा फुटबॉलर बनना चाहते हैं, लेकिन उस लड़के की इच्छा फोटोग्राफर बनने की है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या वो लड़का एक अच्छा फुटबॉलर या एक अच्छा फोटोग्राफर बन पाएगा? शायद नहीं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा है जिसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो बच्चा अपने पिता ही की तरह एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है। साथ में वो वर्तमान में MBA कर रहा है और उसका हार्दिक इच्छा है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। क्या वो बनेगा? शायद हाँ। मैं ये दो कहानियों के बीच में अंतर यही बताना चाह रहा था कि अगर आपकी प्रतिभा और आपकी इच्छा अगर दोनों मिल जाए तो सक्सेस निश्चित है। तो लोग क्या कर रहे हैं या वो मेरा मित्र क्या कर रहा है, वो किस क्षेत्र में है, आप उस पे ध्यान मत दो, अपने टैलेंट पे ध्यान दो और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखो। अब कुछ बातें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एग्जाम के लिए क्या नहीं करना है। सभी कोई आपको बताएंगे क्या करना है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा क्या नहीं करना है। जैसे चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता से आपके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, इसीलिए चिंतन करना है। चिंतन इस मायने में कि मैं प्लानिंग कैसे करूं, अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं कि उस सफलता की कुंजी तक पहुंच जाऊं। आपने उस सफलता को देखा नहीं है, ना ही वो महसूस किया है। आप उन बच्चों से मिलो जिन्होंने इन सफलता को प्राप्त कर लिया है, तो शायद आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा कि सफलता प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस होता है। परंतु जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप उसका स्वाद नहीं चख सकते। इसीलिए जैसे कि अगर कोई नदी पहाड़ से निकलती है तो क्या उसे पता रहता है कि समुद्र कहाँ है? उसके नक्शे में वो नहीं होता, लेकिन कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद वो आखिरकार जाके समुद्र से मिल ही जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धैर्य, शक्ति, दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी है। ज्यादा चिंता ना करें, चिंतन करें, प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले यह सोचे कि मुझे आने वाले 1-2 वर्षों तक खुद को बीमार नहीं करना है। इससे बहुत फायदे हैं। पहला, एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूसरा आप अपने स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अ गुड हेल्थ ब्रिंग्स गुड माइंड। इसीलिए आपकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी आपके लिए उस एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप अच्छी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ना है। एक आम व्यक्ति अगर वो कोई कंपटीशन की तैयारी ना भी कर रहा हो तो भी उसे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में क्या चल रहा है ये हर एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति जो किसी एग्जाम में नहीं बैठने वाला है, उसे भी पता होना चाहिए। इन सारी चीजों को बताने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और उस क्षेत्र में जाने के लिए मुझे करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊं जिसकी वजह से मुझे सफलता पहले प्रयास में मिल जाए। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको अगर एक चुटकुला 10 बार सुनाऊंगा तो क्या आप 10 बार उसी क्षमता से हंसेंगे जब आपने पहली बार सुन के हंसा था? नहीं, हर बार आपने हंसने की क्षमता कम होती जाएगी। तो जब एक चुटकुला पे आप उसी क्षमता से हंस नहीं सकते हैं तो एक दुख पे आप हर बार उतना दुखी क्यों होते हैं? इसीलिए जो आपके जीवन में आपने अपने असफलता से आपको सीखने की जरूरत है। किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने यह कहा भी है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अपनी असफलताओं से सबसे पहले आप ये सीखिए कि मैंने क्या गलतियां की, और उसके बाद आपको सफलता की कुंजी खुद ब खुद मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में स्पीच देकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 बच्चे किसी पत्थर पर एक खोखले अंडे के ऊपर निशाना लगा रहे हैं और बार बार उनका निशाना जो है वो फेल हो जा रहा था, नहीं लग रहा था। तो स्वामी
विवेकानंद ने वहां पहुंचकर उनसे वो तीर धनुष लिया और पहले ही बार में उस अंडे के छिलके को भेद दिया। और ऐसा उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं 12 बार किया। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप हर बार उतने ही एक्यूरेसी से उस अंडे को कैसे भेद देते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए। अगर आपका फोकस बेहतर नहीं होगा तो शायद आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जिस भी सेवा में आप जाना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की सेवा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की सेवा हो, चाहे वो डॉक्टर की सेवा हो, चाहे वो कोई भी अन्य क्षेत्र हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को डिसिप्लिन रखना। एक डिसिप्लिन व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो मैं आपको ये लिख के देता हूं कि शायद आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए, बड़ों का आदर कीजिए, लोगों से मिलिए और वैसे लोगों से मिलिए जो आपसे बेहतर हैं। कभी भी अपने से कमजोर कहने का मतलब मेरा आर्थिक रूप और ये नहीं है। कमजोर कहने का मतलब या सक्षम कहने का मतलब मेरा ये है, बेहतर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति सक्सेस हो चुका है, आप उसके बीच में रहिए, आप उनसे मुखातिब होइए, उनसे बातें कीजिए, उनके गाइडलाइंस के अंदर आप अपने मेहनत को आगे बढ़ाइए और निश्चित ही आपको किसी न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन सभी बातों के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने जीवन में हताश ना हो। सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गांव के उन सुदूर क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए भी उपलब्ध है, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि उन सभी योजनाओं का पूर्ण रूपेण लाभ लेकर और सरकार द्वारा जैसे ये ई प्लेटफॉर्म जोहार पाठशाला के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की सुविधा प्राप्त होती है तो उस सुविधा को प्राप्त कर अपने आने वाले जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इन सभी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की